चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Monarch Sports Club. The Monarch Sports Club has the following summary of its cash book for the year ended 30th June 2015. Receipts and payments दी हुई हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। आपको एक पते की बात बताता हूं। अगर ट्रायल बैलेंस गिवन ना हो तो क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन मौजूद है in order to be able to prepare income and expenditure account and the balance sheet? Number one, receipts and payment account, जिसको हम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक बात? नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग डेट की। एंड नंबर थ्री, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, कुछ आपको बताई होंगी एक्रूअल्स से रिलेटेड। एक्रूअल्स के अलावा डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, कोई इन्वेंटरी से रिलेटेड, ओके, कुछ इस किस्म की आपको एडजस्टमेंट्स बताई भी होंगी। डिस्पोजल ऑफ एसेट से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई अदर इंफॉर्मेशन आपको बताइए। कोई इंटरेस्ट से मुताल्लिक बताई भी हो। ओके, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जिस पे हमें मालूम है कि हम किस तरह ट्रीट करेंगे। तो दिस इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट वी विल बी रिक्वायरिंग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रोवाइडेड। सो यहां पर आपको रिसीट एंड पेमेंट उसने बता दिया, समरी ऑफ कैश बुक के नाम से रिसीट एंड पेमेंट उसने आपको बता दिया। आगे आप बढ़ते हैं तो आपको कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द पोजीशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। अब बिगिनिंग पे आपको जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, इन एरियर एंड कोचिंग फी आउटस्टैंडिंग, ये हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग डेट की बनाने में काम आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग डेट की बनाने में हमें ये ओपनिंग बैंक बैलेंस भी काम आएगा। ऑलराइट, on the subscription of the subscriptions outstanding at the beginning of the year, 1/2 were eventually received। इसका मतलब बाकी 1/2 गए। बड़ी तगोदो के बाद इवेंचुअली 1/2 हमें मिला। कितना था? 200 था एरियर, उसमें से 100 मिला और 100 बैड डेट हो गया। अब अगर बाहर बाहर अकाउंटिंग एंट्री करना चाहते हैं तो अब बाहर बाहर सब्सक्रिप्शन ड्यू जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट पे एरियर था उसको क्रेडिट करते हैं, खत्म करते हैं उस सब्सक्रिप्शन ड्यू को। आपकी सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ड्यू रिड्यूस होके 100 रह जाएगी, बाकी उस 100 को ओपनिंग ड्यू के तौर पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट कर दें। और ज़हन में रहे कि आपने जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना तो एक्सपेंसेस में ये बैड डेट्स 100 के लिखना है। ठीक बात? The equipment sold due at a net book value of 1200 at 1st July 14। अब मुझे बताएं इक्विपमेंट की सेलिंग प्राइस कहां से मिलेगी? कह रहा है इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर है जिनकी बुक वैल्यू 1200 थी। इक्विपमेंट टू बी डेप्रिसिएटेड 20% per annum, life membership fee are taken to cover 10 years। कितने का बिका? लिखा ही नहीं हुआ। कहां पर मिलेगी? यस, ऊपर रिसीट्स में
क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपको बहरहाल रिसीव हुआ तो रिसीट्स में आनी चाहिए। अगर रिसीट्स पेमेंट्स बनाया हुआ है उसने, कंप्लीट रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ऑल रिसीट्स और ऑल पेमेंट्स के बाद क्लोजिंग बैलेंस उसने कैश का दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि इसमें तमाम रिसीट्स होना चाहिए। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, तो रिसीट्स में वो मौजूद होंगी। तो रिसीट्स में हमें मिल गई, में उसको हमने बेचा जो कि 1200 की नेट बुक वैल्यू थी 1 जुलाई 2014 को। 1 जुलाई 2014 इज द ओपनिंग डेट। हमने ओपनिंग डेट को ही उसको बेच दिया। इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिसिएटेड 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन। बाकी का जो इक्विपमेंट होगा स्ट्रेट लाइन पे उसको आप डेप्रिसिएट करेंगे। डू वी हैव बाकी का इक्विपमेंट? आपने ये न्यू इक्विपमेंट खरीदा जी, नया, तो इस पर पूरा आप डेप्रिसिएट करेंगे। ठीक है जी। और जो इक्विपमेंट आपने बेचा, क्योंकि वो शुरू में बेच दिया तो इसलिए उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। या उसने आपको बताया नहीं कि सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसने कहा, तो आप ये लें कि जब आप खरीदते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन है, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इस पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेंगे। उसने खरीदने की भी डेट नहीं दी, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट नहीं दी हुई। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी आर टेकन टू कवर 10 years। लाइफ मेंबरशिप फी आपकी 10 साल को कवर कर रही है। आपको रिसीव हुई है लाइफ 3000 की, 1/10 इनकम में होगी, बाकी 9/10 जो होगी डिफर्ड इनकम के तौर पर लायबिलिटी में लिख दी जाएगी, डिफर हो जाएगी। बेटे वो कह रहा है कि आपकी जो लाइफ मेंबरशिप फी है 10 साल के अरसा, अब 10 साल के अरसा को कवर करती है का मतलब है कि ये जो लाइफ मेंबरशिप फी आपको 3000 रिसीव हुई है, 1 साल की इनकम नहीं है, 10 साल को कवर करेगी। मींस 10वां हिस्सा इसका इस साल की इनकम में आएगा 300, और बाकी 2700 आपका लायबिलिटीज में चला जाएगा डिफर्ड इनकम के नाम से, डिफर्ड मेंबरशिप फी। ओके, द ट्रेजरर इंसिस्ट दैट नो डेप्रिसिएशन बी चार्ज्ड ऑन द स्पोर्ट्स पैविलियन। ट्रेजरर ने कह दिया कि जी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। No depreciation needs to be charged on the sports pavilion as building do not decrease in value। उसका कहना है कि बिल्डिंग डिक्रीज नहीं कर रही है, हम इसे डेप्रिसिएट नहीं करते। He says that the last club of which he was treasurer did charge depreciation on its building, but that club came to replace them। उस वक्त उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की जब उसने रिप्लेस की थी। There was still insufficient money in the bank टू पे फॉर द न्यू बिल्डिंग। अभी वो कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीदना चाह रहे। अब ये वो पॉइंट है जिसको आप सिर्फ डिस्क्लोजर के तौर पे देते हैं कि उन्होंने डेप्रिसिएशन का ना यूजफुल लाइफ दी हुई है ना डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, सिर्फ उसने एक डिस्कशन पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा है। तो आप इसे कह दें कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो स्टैंडर्ड कहता है कि चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, तो इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की जा रही। ओके, और वो भी ट्रेजरर ने ये बात की है, अभी मैनेजमेंट ने इस पर फैसला नहीं बताया। ट्रेजरर तो उसका एक एम्प्लॉई है, उसने ये बात की है, मैनेजमेंट का डिसीजन अभी उसके ऊपर नहीं हुआ। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर आप लिख देंगे, ऑलराइट, ताकि एग्जामिनर को अंदाज़ा हो कि डेप्रिसिएशन के बारे में आपको नॉलेज है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करना चाहेंगे अभी या खुद से बाद में करेंगे?
इसमें कोई और डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। एक मरतबा इसकी पेमेंट्स को पढ़ देता हूँ। ट्रांसपोर्ट टू मैचेस, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। कंपटीशन प्राइजेस आपका एक्सपेंस है। कोचिंग फी आपने पे की, एक्सपेंस है। रिपेयर टू इक्विपमेंट एक्सपेंस है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एसेट है, और इस पे डेप्रिसिएशन होगी, चार्ज डेप्रिसिएशन। ओके। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स पैविलियन एसेट है, इस पे आप नोट लिखेंगे, नोट फॉर डेप्रिसिएशन। और नोट में आप लिखेंगे कि जी मैनेजमेंट का डिसीजन होना चाहिए, एक बात, और दूसरा अगर ये डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट तो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो उनकी अपनी एक इंटरनल पॉलिसी होगी विच इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट। क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्रॉन, ये आप लायबिलिटी के तौर पर लिखेंगे। ऑलराइट, क्योंकि आपकी पेमेंट्स इनकम से बढ़ी हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फी 1/10 इनकम में जाएगी, विच इज़ 300, और 9/10 इसकी लायबिलिटीज में जाएगी, विच इज़ 26। कंपटीशन रिसीट्स आपकी इनकम। एंट्रेंस फी इनकम, ये सेल ऑफ एसेट, एसेट डिस्पोजल में जाएगा जी। ऑलराइट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, या आप सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपकी ये ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इसमें 1/2 बैड डेट्स में जाएंगे, एक्सपेंस, और बाकी का 1/2 ओपनिंग एरियर ड्यू ओइंग के तौर पर। एंड दिस इज कोचिंग फी आउटस्टैंडिंग, ये जो आपकी कोचिंग फी एक्सपेंस हैं 2100 के, यहाँ पर आपके ओपनिंग ड्यू माइनस हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे क्लोजिंग ड्यू। ये जो अमाउंट दी हुई है 150 ओपनिंग और 450, और इसमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। बैलेंस शीट भी, इनकम एक्सपेंडिचर भी बच। ऑलराइट, सीवीयू क्लब। अगेन सीवीयू क्लब में उसने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी हुई हैं। सीवीयू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 February 15। Sponsor of the club contributed 50 million towards general fund for the start and placed the amount in the bank. 50 million से 1 February को उसने काम शुरू किया। ओपनिंग बैलेंस नहीं, बल्कि ये काम ही उसका अभी शुरू हो रहा है। 1 February से लेके 31 December तक 11 months की उसने आपको वर्किंग पेश की हुई है कैश बुक की। ठीक है, ये क्लब ही अभी स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग द एक्सक्यूज मी 1 February 31 December 15 तक आपको रिसीट्स पेमेंट्स दी हुई हैं। स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन फंड के तौर पर आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें नजर आएगी। ज्वाइनिंग फी इनकम, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स इनकम, सेल्स ऑफ बेवरेजेस इनकम,
हमें सिर्फ ये देखना क्या ज्वाइनिंग फ़ी भी जिस तरह मेंबरशिप फ़ी हमारी ओवर द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स थी, क्या ज्वाइनिंग फ़ी की भी कोई लाइफ है, तो उसके मुताबिक इसकी अमोर्टाइजेशन टुवर्ड्स इनकम हम लेकर जाएंगे। फर्नीचर, वैन, ये दोनों एसेट्स हैं हमारे, हमने एसेट्स बाय किए हैं, पेमेंट में हमें नज़र आ रहे हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, परचेज ऑफ बेवरेजेस, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, आपने एडवांस पे किया, ये आपका एसेट हो गया, ठीक है। इसके बदले आप जब लैंड लेंगे, लैंड को डेबिट करके एडवांस को क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस आपका एसेट है। ये कैश बुक डिस्कस हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000, ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। आपको ज्वाइनिंग फी 20 million रिसीव हुई है, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है वो 29,952,000 रिसीव हुई है। कह क्या रहा है, ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000, annual subscription is 24,000, all 3 years subscription in advance। 3 years means 36 महीने। अब ये बहुत अहम पॉइंट है, 36 महीनों की एडवांस में रिसीव होती है। पॉइंट नंबर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे कहता है नंबर ऑफ मेंबर्स, मार्च में 112 मेंबर्स बने, जून सितंबर में 101 मेंबर और दिसंबर में 105 मेंबर्स बने। मैंने आगे एक वर्किंग की हुई है, मैं चाहूँगा कि आप इस वर्किंग को समझिए और बताइए कि क्या समझ आती है खुद से। आई लीव इट ऑन यू। आई ट्रस्ट आपको ठीक नज़र आ रहा है? ओके, प्लीज़। ख्याल रहे कि 1 फरवरी को आपने ये क्लब शुरू किया, 31 दिसंबर इज़ द रिपोर्टिंग डेट, और कुछ मेंबर्स मार्च के महीने में आपकी मेंबरशिप के लिए पे कर रहे हैं, कुछ जून में, कुछ सितंबर में, कुछ दिसंबर में। हर मेंबर 36 मंथ्स के लिए पे करता है। उसमें से कितने महीने आपके इस साल से मुताल्लिक हैं वो कैलकुलेट करने हैं आपने, प्लीज़। एप्रिशिएट अगर नोटबुक पे आप इसको करें और कैलकुलेटर से उसकी टिक टिक करें। आप मेरे वाली वर्किंग को समझने की कोशिश ना कीजिए प्लीज़, आप अपनी वर्किंग बनाने की कोशिश करें प्लीज़। मेरी वर्किंग तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही, आपको आ गई है? आप अपनी वर्किंग करें प्लीज़। तू कहाँ से है? आप उसको छोड़ो। आप हसनैन कह रहे हैं आ गई समझ, हसनैन को समझ आ गई। चले, वंडरफुल हसनैन, माशाल्लाह। खुद से आप करें प्लीज, मेरी वर्किंग ना देखिए। जी ऑनलाइन वालों से भी कर रहे हैं। अच्छा बताओ किस बच्चे का नाम लो? सबा से ना पूछो, सबा से। सबा को आता होगा? नहीं, सबा तो खामोश बैठी हुई है।
मोदी इस तरह से भी थे। अब्दुल्ला कह रहा है कि सर बाकी वर्किंग समझ आ गई, तो बस 2 की प्रॉब्लम है। अभी बताते हैं, 2 को ही बताते हैं अभी। अच्छा जी, यानी कि आपसे ना पूछूं। जी हसनैन, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना मेरी जान, अभी नहीं बताना, अभी जरा इनको तगो दो करने दो हसनैन, अभी अभी नहीं बताना मेरा बेटा। सबा कहती है सर मैंने पहले सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटे, ठीक है, गुड गुड गुड। हाँ हाँ, अभी अभी देखो तो सही तरह, कुछ बच्चे तगो दो कर रहे हैं, करने दो। तगो दो खत्म, सही है। देखो आप लोग जो गलती कर रहे हो ना, आप मेरी वर्किंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको ना जस्टिफाई करो, आप अपना ज़हन बनाओ। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं और अंदाज से आपको समझाने लगा हूं। हर मेंबर 36 महीने की सब्सक्रिप्शन देता है, यस और नो? इसका मतलब है 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो 24,000 है। अब अगर 1 साल की सब्सक्रिप्शन 24,000 है, तो 3 सालों की सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? 72,000 3 सालों की सब्सक्रिप्शन होगी। अच्छा, अब 3 सालों की सब्सक्रिप्शन जो है वो 72,000 है, तो 1 महीने की सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? 3 सालों की सब्सक्रिप्शन 72 है, तो 1 महीने की, क्योंकि मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है ना अभी, 2000। अब इधर 10 महीने वो इस मेंबर रहा, इधर कितनी देर? 7 मंथ्स, इधर कितनी देर? 4 मंथ्स, इधर 1 मंथ। तो आप यूं देखो, अगर मैं यहां पर ही इसकी मल्टीप्लिकेशन करूं, 10 मंथ्स इंटू 2000 कितनी आती है? 10 महीनों की। मंथ्स इंटू 2000 14,000 7 मंथ्स की। इधर 4 मंथ्स इंटू 2000 8,000। 1 मंथ इंटू 2000, ठीक है, सही। अब इसको 12 के साथ, 112 मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो जरा। 20,000 इंटू 112 क्या आता है? 2 लाख 20,000 इंटू 22 लाख 40,000। इसको 14,000 को 98 से मल्टीप्लाई करो। 1,372,000। फिर इसको 8,000 इंटू 101 808,000। फिर 2,000 इंटू 105 20। अब जरा ये देख लो कि आपके पास ये जो अमाउंट्स आई हैं, क्या वही नहीं है जो मैंने लिखी हुई है ये? ठीक है, मैंने वो जो 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 2 नहीं, असल में 2,000 है उसके पीछे। ठीक है, और 10 महीनों की मैंने वर्किंग की है। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल 2,000, शाबाश। 10 महीनों की वर्किंग की है। अब वो 10 महीनों की इनकम है मेरी इस साल से मुताल्लक। अब मुझे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी तो बनानी है ना, जो कि लायबिलिटी में लिखनी है। अब ये इनकम मेरी अगर 10 महीने की है, तो 26 महीने की कितनी होगी? तो मैंने इसको 26/10 29/7 इस तरह किया। आप इस तरह ना करें, आप डायरेक्टली 2,000 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2,000 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मतलब आपकी जो उनकी बनेंगे मेंबर्स उनके साथ आप करते हैं। लेकिन से बेहतर है कि आप ये वाला काम कर लें, क्योंकि अगर 10 महीने के तो 26, पीछे आपको नंबर ऑफ मेंबर्स भी तो देखने हैं ना,
उसके साथ फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए सीधा सीधा उसकी आप यूनिटी निकालें, 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी यूनिटी निकालें, यूनिटी मीन्स 7 मंथ्स की है ना, ये 7 से डिवाइड करें, 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 से डिवाइड करें, 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 मंथ से डिवाइड करें, 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेक्निकल नहीं है, सिर्फ लॉजिकल, आपको मैथमेटिक्स करना और तो कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है। आपका अगर आंसर सेम आता तो जैसे मर्जी आप वर्किंग करें, आंसर ठीक आना चाहिए। हैं? मजे की कैलकुलेशन है। चलो अब्दुल्ला को समझ लग गई है, शाबाश बेटे, मजे का है ना, गुड। आगे क्या कहता है 25 जी बेटे, जी बेटे अब देखो ना, आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम ये बन गई ना 436 जी बेटे। ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000। ज्वाइनिंग फी ऑफ मेंबर्स पता चल सकते हैं ना, आपने टोटल ज्वाइनिंग फी 20,800 बंदों की ली है। एक मिनट पेन ले लो। अच्छा ज्वाइनिंग फी आपको जो रिसीव हुई है 20,800, 50,000 हर मेंबर ने दी है। कितने मेंबर्स बनते हैं? 416। अब ये देखो आपके क्या ये सारे मेंबर्स जो इस मरतबा ज्वाइन किया है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। 112, 198, 101, 105 इनका टोटल क्या बनता है? 416 ही बनता है। इसका मतलब सब ने दे दिए। अब यहां से आपको एक पॉइंट मिलना था, अगर वो कम होती यानी कि उसके बन रहे होते 416 की बजाय 410 बन रहे होते, इसको 50 से डिवाइड करके यहाँ पर 410 आ रहा होता, तो इसका मतलब था कि 6 की अभी जो है वो ज्वाइनिंग फी ड्यू है, रिसीवेबल है। ₹1000 है मेरे जान। ठीक है, गौर हो गया? ओके ठीक बात। ये अहमद बड़ा मजे का ये वाला पॉइंट है, ये 416 को आइडेंटिफाई करना। आपने इसको 50,000 से डिवाइड करके देखना है। अगर आपका यहां पर होता 410, 6 बंदों ने ज्वाइन कर लिए लेकिन फी नहीं दी, ड्यू है, रिसीवेबल में जानी थी, फिर वो इनकम को क्रेडिट करना था फिर आपने, लेकिन यहाँ पे चूंकि रिसीव हो चुकी हुई है। द ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप एनुअल सब्सक्रिप्शन ये 3 years इन एडवांस ऑल न्यू मेंबर्स, और मेंबरशिप्स आर अवार्डेड क्लब सेल। अच्छा बेवरेजेस एट ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट कर लो जी। नंबर 2 पॉइंट करो ले जी। सेल्स ऑफ बेवरेज 1500 की है आपके, और परचेज ऑफ बेवरेज 1367 है। इसको कहीं पर लिख लो, सेल्स ऑफ बेवरेज 1500 एंड परचेज ऑफ बेवरेज 1367, 1367। और अब ये पॉइंट आपके सामने है, आपको क्या समझ आ रही? उसने आपको रिसीट्स और पेमेंट्स दी हुई हैं। रिसीट्स में 1500 आपको सेल्स ऑफ बेवरेजेस के अगेंस्ट कैश रिसीव 1500,000, ओके, और 1367,000 जो है 1,367,000 वो परचेजेस के अगेंस्ट आपने कैश पे किया हुआ है। वो कह रहा है 25% ऑफ टोटल परचेज ऑफ बेवरेज मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन सोल्ड।
बिल्कुल उसके साथ मिलाएं ना आप। जो बेवरेजेस आपने परचेज की थी उनमें से इतनी सेल नहीं हुई। और अब देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 20% है, सेल्स जो आपकी होंगी उसका 20% प्रॉफिट है, 80% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएंगी। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आप देखेंगे, परचेजेस की अमाउंट निकालेंगे, करें जरा, करने वाली बात है ये, इस तरह से नहीं। कितना रिसीव हो चुका है आपको बेवरेजेस की सेल का? 1500, ठीक है, ओके। कितना ड्यू है? 150। इसका मतलब टोटल सेल्स कितनी थी? 1650। अब टोटल सेल्स 1650 आ गई हैं आपके पास। अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 1650 का 20% है ना उसका मार्जिन, तो 80% आप लेंगे ना। 80% 1320, ये 1320 जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब बात को आगे बढ़ाएं जरा, परचेज मालूम करें अब इसमें से। देखो 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 करो। नहीं, वो तो कैश पेड फॉर, वो तो कैश पेमेंट है ना। तो क्या पता आपने परचेज की हो अभी पे ना किया हो, आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकता है ना, क्रेडिटर्स भी तो हो सकते हैं ना। तो परचेजेस मालूम कीजिए कितनी है आपकी। ये बहुत मजे का पॉइंट है ये। 17 ये परचेजेस, ठीक है। ये क्या निकला आपके पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सब परचेज अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा। मैं बात करना शुरू करूं? चलो सुनिएगा। देखें बेटे, आपको उसने कहा हुआ है कि 1500 कैश रिसीव हुआ सेल्स के अगेंस्ट, और क्लोजिंग डेटर्स आपके 150 के हैं। व्हाट डज इट मीन कि आपकी सेल्स जो हैं वो 50 की हैं। पहले तो बताओ ये बात समझ में आती है? अगर इसको टी अकाउंट में समझना चाहते हो तो डेटर्स का टी अकाउंट बनाओ। ओपनिंग 0, वजह उसकी ये है कि अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, वो अपने क्लब शुरू हुआ है, ओपनिंग 0 है। सेल्स हमें पता नहीं है। कैश जो रिसीव हुआ है वो 1500 हमें कैश बुक की डेबिट में मिला, डेटर्स क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस उसका उसने बताया 150 का है। तो हमारे पास सेल्स जाती हैं। दोनों में से जो कंफर्टेबल आपको रखता है वो वाला मेथड अपनाइए। सेल्स आपके पास ये 1650, वो यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। सीधी सी बात है, सेल्स 100 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी इसका? 80%। उसको आपने कैलकुलेट किया 1320, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए। अब वो अगली बात में आपको घुमा रहा है, कहता टोटल परचेज ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन्ड अनसोल्ड। कहता है जितनी हमने परचेज की थी ना उनका 25% क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब आप आइए, ओपनिंग इन्वेंट्री 0, परचेजेस मालूम नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम नहीं, और सोल्ड हमें मालूम है 1320। ठीक बात? जी जी जी, जो यूनिट्स जो गुड्स सेल हुई हैं 1320 की कॉस्ट ऑफ गुड्स जो परचेज की थी उनमें से जो चीजें सेल हुई हैं। तो मींस व्हाट, वो कह रहा है कि 25% ऑफ द परचेजेस जो हैं, ये परचेजेस वो सेल हुई हैं
ओ सॉरी अनसोल्ड है, का मतलब है कि 75% आपकी सेल हुई है। अब 1320 जो है अगर 75% है तो 100% क्या होगा, वो आपके पास आएगा 1760। 1760 में से क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने लेस करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका 25% कितना आता है, 440, लेस करें तो ये आता है। तो परचेसेस आपके पास आ गए 1760। जी बेटे जान, समझ आई बात? जी बेटे, किसका 13 वो कैश, वो देखो ना, उसका मैं आपको बताता हूँ ना क्या करना है आपने। अब आप क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लो, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लो। क्रेडिटर्स ओपनिंग 0 है, परचेज 760 की है, और वो कह रहा है कि आपकी कैश आपने उनको पे किया 1367 1637 कि 1367 1367। इसका मतलब है कि क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड है वो कितना है, 330। ये क्लोजिंग बैलेंस 393। जी हाँ, ये 393 जो है ये आपका क्लोजिंग ड्यू है, क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। फॉलोड? बहुत मजे का पॉइंट है, समझ आना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद रेंट फॉर 3 years वॉज पेड इन एडवांस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सैलरीज वाला। जी बेटे, इसको देखिए, देखिए और समझिए और कीजिए। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, महीना गुजरने के बाद पे करते हैं। अब व्हाट डज इट मीन कि आपने दिसंबर 10 मंथ्स की पे की होगी, 11 की नहीं पे की होगी, क्योंकि जनवरी तो वैसे नहीं है। फरवरी से दिसंबर तक 11 मंथ्स बनते हैं, उसमें से दिसंबर की आपने नहीं पे की होगी, 10 मंथ्स की पे की है। कहता है कि सैलरीज आर पेड इन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड्स एन एडवांस of 10,000 paid to an employee on 1st December. The advance is repayable on 1st February. आपने टोटल कैश क्या पे किया हुआ है सैलरीज का, आपने ये पे किया हुआ है 1 मिलियन। करें टिक टिक, $1 मिलियन जेन में रखें, और ये पॉइंट आपके सामने मैंने हाईलाइट किया। हाँ, ये 10,000, ये रुपीज 10,000, इसमें आगे सिफर कुछ भी नहीं है जी। 1 मिलियन में से 10,000 आपने पे किया हुआ है इन एडवांस। महक आप बताएंगे बेटा, कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही थी, छोड़ दिया। अच्छा, मैंने ओहो मेरी गलती। सीमा अब आप बताओ बेटा। 10,000 1 मिलियन में के ऊपर अगर रुपीज इन 1000 है तो 1000 में से 10 माइनस करेंगे। ओके, 1000 में से 10 माइनस करते हैं, ये ले जी 1000 में से 10 माइनस करते हैं, क्या आता है 990। कितने मंथ्स का ये? 10 मंथ्स का। 10 मंथ्स तो एक मंथ का कितना हुआ? 99 फॉर 1, ठीक है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही
1 मंथ आउटस्टैंडिंग करेंगे ना, क्योंकि 11 मंथ्स का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। तो क्या होगी हमारी सैलरी एक्सपेंस हमारा क्या होगा, 990 प्लस 99 इज इक्वल टू 108 सैलरी एक्सपेंस होगा। और सैलरी प्रीपेड जो एसेट में लिखी जाएगी वो कितनी होगी बेटे, 10। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग मीन्स लायबिलिटीज हमारी कितनी होंगी, 99। ये हमारी बैलेंस शीट में प्रीपेड एसेट में जाएगा, ये लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। गॉट इट? पक्का? गुड। अगले पॉइंट पर तशरीफ लाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट फॉर 3 years was paid in advance on 1st February। 3 साल के लिए। अब अगलेन 36 महीने पे हुए हैं, आपने कितने महीने लेने हैं उसमें से? अच्छा जी, चैट क्या कह रहे हैं, सर रिपीट कर दें सैलरी वाला। ठीक है स्नैन, बिल्कुल रिपीट करता हूँ। देखो स्नैन मेरे बेटे, देखो यहाँ पर सैलरीज जो हैं हमारी वो 1000, ओके 1000 कैश में पे हुई। कह रहा है उसमें 10 जो है रुपीज इन 1000 हम उसको अगर ले तो 10 जो है वो पेड इन एडवांस है। 10 पेड इन एडवांस है, वो माइनस होंगी। और 1 महीना जो है ये जो लिखा हुआ है 1 मंथ जो है वो हम लेट सैलरी, फरवरी के मंथ की सैलरी हमने मार्च में पे की होगी, मार्च की 1st को पे की होगी। इस तरह से दिसंबर 31 को जो मंथ क्लोज हो रहा है उसकी 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर पे की होगी। लिहाजा एक माह हमने पे नहीं किया, वो 1 महीने का हमने कैलकुलेट करना है। एंड दैट 1 महीना इज 99 फॉर 1 मंथ, दैट इज आउटस्टैंडिंग। अब 1000 में से 10 एडवांस लेस किया, आपके पास 99, 10 मंथ्स का पेड, 990 10 मंथ्स का पेड, 11th मंथ ड्यू, एक्सपेंस 1089। ठीक बात? 10 मंथ एडवांस एसेट, 99 लायबिलिटी। डबल एंट्री होगी ना। इन अ वे आपने सैलरीज के लिए जो कैश पे किया 1000, उसमें से प्रीपेड आपने बाहर निकाला 10 और ओइंग सैलरीज जो 99 की हैं वो आपने उसमें शामिल की। तो आपके पास सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर 109 की अमाउंट आ गई। ऐसे जी बेटे जान, समझ में आई बात? हसनैन ओके, एक्सीलेंट। अब आइए जी, रेंट फॉर 3 years। अब आपने रेंट पे कितना किया हुआ है, दैट इज 36। अब देख लीजिए, यहीं पे इसकी वर्किंग कर देता हूँ। 3600 डिवाइडेड बाय 36 months, 36 months मल्टीप्लाइड बाय 11 months, 1100। और ये आपका एक्सपेंस होगा। और उसके बाद आपका 3600 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 25 months। ये 2500 जो है ये एडवांस होगा, ये एसेट में चला जाएगा, वो एक्सपेंस में चला जाएगा। एग्रीड? दोबारा बता दो।
हाँ, आप इसमें डेफिनेटली उसको आप करंट और नॉन करंट की जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली आप डिस्टिंक्शन देंगे अगले 12 महीने और उससे ऑनवर्ड्स। वेरी इंटेलिजेंट, ये काम आपका उसके लिए भी होगा, सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए भी। रिसीवेबल में आपका जो रिसीव्ड इन एडवांस है, लायबिलिटी करंट नॉन करंट बनाएंगे। फॉलोइंग 12 महीने और उससे ऑनवर्ड्स जितना आपको नॉन करंट होगा, सेम इज हेयर। कहते हैं प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस। However, a plot of land has been purchased on which construction would commence shortly. Title of land would be transferred after completion of legal formalities. क्या कहना चाह रहा है? आपने कुछ परचेज किया, एडवांस लिया, एडवांस पे किया हुआ लैंड के लिए, तो कह रहा है कि इस वक्त आप रेंटल प्रेमिसेस में हैं, एक प्लॉट ऑफ लैंड आपने परचेज किया है जिसकी ऊपर कंस्ट्रक्शन, उसका एडवांस दिया आपने, बस वो आप एसेट में ले जाएंगे और उसको आप नोट दे देंगे कि जी इसके ऊपर अभी ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली। कि पेमेंट्स फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग टू, ये मुझे समझा दीजिए इसका क्या करें। यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट है बेटे आपकी 570, उसमें कहता है 20 जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो 570 में से आपका 520, ओए इसमें भी बड़ी मजे की चीज है, इसमें भी बड़ी मजे की चीज है। कहता है कि 7th को यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लें जी, ये भी आल है। कहता है बिल पेड 570 लेस सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने हैं जी? 20। ये आपके 550। अब ये 20 कहाँ जाएंगे? एसेट में। सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म पड़ा होता है ना आपका, जब तक आपके वो कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके एसेट्स में जाएगा। अब 550 कितने मंथ्स के लिए है? 10 मंथ्स के लिए, मीन्स 55 1 मंथ ड्यू है, तो वो 1 मंथ ड्यू 55 इसमें आप कर दें। क्या आता बेटे? नहीं बेटे, ऐड करना है ना, ये ऐड करेंगे क्लोजिंग ड्यू 605 में आएगा, और ये आपकी लायबिलिटीज। जी बेटा, समझ आती है बात? पक्का? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो हैं ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। ओके, लें जी, यूटिलिटी बिल भी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 फरवरी 15 का 12 मंथ्स। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये ना भी लिखा होता तो 12 मंथ्स ही होने थे। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ प्रीमियम जो है ना, इसका मतलब 12 मंथ्स होता है। जो किस्त इंश्योरेंस की दी जाती है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अदरवाइज कॉमन सेंस में ले आओ इसको। इंश्योरेंस प्रीमियम, आप अमूमन ये लफ्ज़ सुनते हैं, प्रीमियम पे कर दिया भाई, इंश्योरेंस का कर दिया, अब नेक्स्ट का करना है, ठीक है। प्रीमियम आप जो इंश्योरेंस की किस्त की अदायगी करते हैं 12 मंथ्स की होती है। तो उसने अगर ये बात ना भी की होती, ये वो अजाफी वाला प्रीमियम नहीं है, जो शेयर प्रीमियम वाला है वो प्रीमियम नहीं है, ये इंश्योरेंस की किस्त को टर्मिनोलॉजी में प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। एक प्रीमियम इंस्टॉलमेंट होती है, एक प्रीमियम जो है वो इजाफा है, और एक इंश्योरेंस प्रीमियम ये है, ठीक है। 12 मंथ्स 1 फरवरी से मीन्स व्हाट? 1 महीने पेड इन एडवांस, वो आपने इसमें से माइनस करना है। इंश्योरेंस है 120, तो आप 120 में से कितना माइनस कर रहे होंगे? 10, ठीक है। और आपका 110 एक्सपेंस में चला जाएगा और 10 एसेट में चला जाएगा,
current assets. Agreed? Repair and maintenance of 100,000 paid to a contractor for construction of parking shed. Repair bills amounting 7,000 were outstanding at year end. बता दें. आपके रिपेयर के 7,000 ड्यू हैं, आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग ड्यू है, ये ऐड हो जाएगा एक्सपेंस में, और ये एडवांस पेमेंट है फॉर कंस्ट्रक्शन, यहां से निकल के आपकी एसेट में चली जाएगी. ठीक है, इजी. फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड वैन वर परचेज ऑन 1st February 15. Depreciation on these assets is to be charged 10% and 20% respectively. 11 minutes की 11/12 आप कर लेंगे. उसने डेट दे दिया ना, अब आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन वाला चक्कर नहीं करेंगे. अगर डेट ना दी होती तो फिर फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर परचेज ले लेते. डेट दे दिए तो करेंगे आप इसको. लेकिन सर उसने स्टार्टिंग में तो बता दिया था कि हमने स्टार्टिंग फर्स्ट से किया, तो हम फुल ईयर कैसे करते? बेटे आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आप एक पॉलिसी पे जाते हैं कि इन द ईयर परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन, द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन. ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ डेट्स दे दी हैं, उसने बिगनिंग कह दिया, स्टार्ट कह दिया, आप इसको आप टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे, आप फुल ईयर में नहीं करेंगे. क्या मेथड? नहीं, अभी उसने कोई, वैसे भी इस वक्त पहला साल है और रेजिडुअल वैल्यू दी नहीं हुई. ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का नील अज्यूम करके आप इस पर डेप्रिसिएशन लें, भले वो आपकी स्ट्रेट लाइन ना, भले वो आपकी वो रिड्यूसिंग है, आपका सही हो जाएगा. ठीक बात. दैट्स इट. ओके जी, विल टेक अ ब्रेक. ये आपका क्वेश्चन बड़ा मजे वाला क्वेश्चन था एंड इट्स डन. नेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक विल बी डूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर, जिसमें के मुझे लगता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाना. नाउ आवर टॉपिक इज ASNPO. ASNPO is accounting standard for non-profit organizations. जिस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं एक बिजनेस एंटिटी के लिए, उस तरह नॉन बिजनेस एंटिटी के लिए ASNPO होते हैं. ये आप लोग इसको थियोरेटिकली यार जरूर करेंगे. ठीक है, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखे कि इसमें से मुझे लगता है कि 10 नंबर का सवाल आ जाना. तो शुभ शुभ यही है ना कि आपको बता दिया. ठीक है, रीज़न इसकी ये है कि बहरहाल आपके लेवल पर उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा देना है कि जो हर बंदे ने तैयार नहीं किया होगा. ओके, समझते हैं कि जी हमने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना सीख लिया, हमें NPOs की अकाउंटिंग आ गई. फिर वो कहते हैं कि जी इसका बैलेंस शीट टैली कर लिया मैक्सिमम, चलो जी बस सब कुछ आ गया. लेकिन एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं कोनों खुदरों में घुसता है स्टूडेंट को तंग करने के लिए. इसलिए इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि आप यूँ कहें कि बहुत टेक्निकल है और ना समझ आने वाली चीज़ है, सिवाय इसके कि आपको एक रीड इसकी लेनी है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का अपना डॉक्यूमेंट है और SECP ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर ASNPO is applicable to associations not for profit registered under Companies Act 2017. जो NPOs देखें, आपको आपके गली मोहल्ले की सतह पर भी NPO नजर आती हैं. मैंने मस्जिद की और चर्च की एग्जांपल्स मैं अमूमन देता हूँ कि आपकी NPO ठीक है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती. जो NPO कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड होंगी वो फिर इस ASNPO को फॉलो करेंगे. ASNPO is applicable to NPOs registered under Companies Act 17. However, for other NPOs, it is recommended to prepare financial statements
इन अकॉर्डेंस विद AS/NPO। ठीक है, अदर NPO लिए रिकमेंडेड है। और फर्दर ये कि एंड स्टेटिंग दैट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, और वो जब बनाएं तो फिर बताएं इस बात को। अब ये मामूली सी बात है, बिल्कुल मामूली सी बात। एग्जामिनर छोटा सा सवाल एक नंबर का दे सकता है कि अगर अदर देन द NPO विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, वो अगर इस AS/NPO को फॉलो करती हैं तो क्या बस एक फैक्ट स्टेट कर दें कि जी हम इसके तहत कर रहे हैं, वी आर ऑल्दो नॉट रजिस्टर्ड अंडर 17 बट वी आर फॉलोइंग। तो स्टेट दैट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ए कंप्लायंस की स्टेटमेंट देंगे। कहते हैं एन NPO दैट इज रजिस्टर्ड अंडर 17 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5th schedule। आप इंशाल्लाह FAR 2 में 4th schedule और 5th schedule को पढ़ेंगे, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फॉलो किए जाते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि कंपनीज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो कौन कौन से फैक्ट्स को डिस्क्लोज करें और किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करें। वो कंपनीज ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन की साइड की रिक्वायरमेंट्स हैं। और IFRS जो हैं ये रेगुलेटरी साइड की रिक्वायरमेंट्स हैं। अकाउंटिंग रेगुलेटरी बॉडी हमारी जो ICAP है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करती है, वो उसने अडॉप्ट कर लिया हुआ है इसको। तो ओवरऑल IFRS को अडॉप्ट किया हुआ है। तो 5th schedule जो है वो नॉन लिस्टेड एंटिटीज जो होती हैं उनके लिए एक रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने की है। और जो 4th schedule है वो लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड मींस जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, उनके लिए 4th schedule को फॉलो करना है कि 4th schedule की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाए। An NPO applying AS/NPO also apply primary source of how to account and report transactions and events। अब ये बारीक सा पॉइंट कि प्राइमरी सोर्स क्या है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये ANPO is required to follow the primary source when that NPO is registered under Companies Act 17। तो what are the primary sources? अब पता होंगे तो 1 मिनट, नहीं पता होंगे तो आप इधर की उधर की लगाएंगे। ये हैं जिसके प्राइमरी सोर्सेज। An NPO applying AS/NPO, we also apply the primary source of how to account for and report transactions and events. The primary source of how to account and report transactions and events in financial statements will vary according to the class of the NPO. कुछ क्लास ऑफ NPOs primary source IFRS होगा, कुछ क्लास फॉर NPOs जो होंगे उनके लिए IFRS फॉर SME होगा, और कुछ क्लासेस ऑफ NPOs जो होंगी उसके लिए AFRS फॉर SSE होगा। ये क्या है इसको समझ लें। अब बात ये है कि NPO का साइज छोटा, मीडियम और बड़ा हो सकता है। NPO क्लब है आपके मोहल्ले की सतह, हेल्थ क्लब या रीडिंग क्लब या स्पोर्ट्स क्लब, इंतहाई छोटा स्मॉल सेक्टर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल साइज एंटिटी है। थोड़ा सा बड़ा कर लें आप, उसके 3rd schedule ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 में बताया हुआ है कि उसका साइज क्या होगा, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे या उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी, तो उससे उसका साइज डिटरमिन होगा, मीडियम साइज है। और फिर एक लार्ज साइज, जो स्मॉल साइज होगा वो AFRS फॉर SSEs को फॉलो करेगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ICAP के, जो स्मॉल साइज एंटिटीज के लिए हैं। जो मीडियम साइज होगी IFRS फॉर SME को फॉलो करेंगे, ये ISB के हैं। और जो लार्ज साइज NPOs होंगी वो, देखो अब दो में आती हैं, NPO रजिस्टर्ड
अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और नॉन रजिस्टर्ड। अंडर कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे एक वेलफेयर कंपनीज एक्ट के तहत नहीं है। अब ये तो ASNPO नहीं फॉलो कर रही होगी ना, इसको ASNPO के तहत अकाउंटिंग नहीं करनी, इसको ASNPO फॉलो करना है, प्लस प्राइमरी सोर्स को फॉलो करना है। सोर्स डिपेंड करेगा इसकी क्लास, लार्ज अगर है तो IFRS को फॉलो करेगी, मीडियम है तो IFRS फॉर SMEs, और अगर स्मॉल है तो AFRS फॉर SSE को फॉलो कर। ये बात है। कंपनीज एक्ट लार्ज, कंपनीज एक्ट मीडियम, कंपनीज एक्ट स्मॉल। यहां तक कोई बात अगर कंफ्यूज कर रही है तो मुझसे पूछिए प्लीज। ठीक है, तो कहते हैं an NPO applying ASNPO will also of how to, depending upon the class, when the concepts contained in ASNPO conflicts with the primary source, the requirements of the primary source shall prevail। बहुत important point है। अगर कोई conflict आ गया, ASNPO किसी और तरीके से अकाउंटिंग करने को कह रहा है, जबकि प्राइमरी सोर्स कह रहा है, सपोजली ऐसी मैं एक बात करता हूं, ASNPO कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ना, IAS 16 कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, तो किसकी मानेंगे? IAS 16 की। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ASNPO की किसी बात का IFRS के साथ, या IFRS फॉर SME के साथ, या AFRS फॉर SSE के साथ, तो जो प्राइमरी सोर्स है उसकी बात मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इट इज नेसेसरी, जी कुछ प्रेजेंटेशन के रेफरेंस में आ सकता है, कुछ क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में आ सकता है, कुछ रीमेजरमेंट के रेफरेंस में आ सकता है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू रिफर टू अदर सोर्सेज व्हेन द प्राइमरी सोर्स डू नॉट डील विद द accounting and reporting in financial statement of transaction or events encountered by the NPO, or when additional guidance is needed to apply a primary source to specific circumstances। For example, ये क्या बात कर रहा है, अब ये थोड़ी सी आप लोगों से हट के अदर सोर्सेज की बात करने जा रहा हूं। कह रहा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि NPO जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी को प्राइमरी सोर्स यानी कि IFRS या IFRS फॉर SME या AFRS कवर नहीं कर रहे, उसके लिए अब वो किसी और सोर्स में चले जाएं। फॉर एग्जांपल गैप, USA गैप। अब USA गैप एक और सोर्स है जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको बताई भी होंगी, उसके रूल्स बताएंगे अकाउंटिंग करनी है। तो यहां पर सिंपली आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि अदर सोर्सेज की जो बात कर रहा है US गैप। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, US के जो है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, वो मैंने आपके साथ। द प्राइमरी सोर्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज एंड लार्ज साइज्ड NPOs इज IFRS। Public interest entities and large sized entities। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ईधी वेलफेयर सेंटर की, एक
लार्ज साइज्ड एनपीओ है पाकिस्तान की, तो उसके लिए वो कह रहा है कि उसका प्राइमरी सोर्स आईएफआरएस होगा। तो एनपीओ जो होगी आईएफआरएस को फॉलो करेगी एएसएनपी के साथ, issued by International Concern Board and as notified by SECP. The primary source for medium and small size NPO is IFRS for SME, बता दिया आपको मैंने पहले। और micro NPOs defined in ASNPO or not registered under 17 with annual gross revenue of less than 25 million may opt to prepare their accounting standards on cash and disbursement basis. However, if a micro NPO opt to prepare and present its financial statement on accrual basis, it will prepare financial statements in accordance with ASNPO and accounting and financial reporting standard for AFRS for SSE as applicable in Pakistan. अगर वो रजिस्टर्ड हैं एक्ट के तहत तो फिर तो उनको करना पड़ेगा AFRS फॉर SSE। इफ नॉट तो कैश बेसिस पे भी कर सकती हैं। ठीक बात। ओके, रिकग्निशन क्राइटेरिया। आप लोगों को मालूम है कि हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया ISB फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ा हुआ है। ISB फ्रेमवर्क आपको कहता है कि आपने जब उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को मिल रहे हैं फ्यूचर में और रिलायबल मेजरमेंट होती है उसकी, तो आप उसको बेस करके तो कह रहे रिकग्निशन क्राइटेरिया आर फॉलो। आइटम हैज एन appropriate basis of measurement and reasonable estimate can be made of amount involved, and for items involving obtaining or giving an economic benefits, it is probable that such benefits will be obtained if given. ठीक है जी, वही इकोनॉमिक बेनिफिट की और रिलायबल मेजरमेंट की दो बातें हैं। इशारतन ये दो बातें लिखने आपका काम हो जाएगा। Recognition criteria provide general guidance on when an item is recognized in the financial statement. Professional judgment is required to consider the specific circumstances. अब रेवेन्यू के बारे में उसका क्राइटेरिया क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस, रेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस, गेन, लॉसेस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपने इसको रिकॉग्नाइज करना होता है। रेवेन्यू जैसे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ रेवेन्यूज भी अर्न कर रही है। When performance is achieved and reasonable assurance regarding measurement and collectability exists. छोटा सा इसके ऊपर हल्का सा आप बस सुन लीजिए, परफॉर्मेंस क्या है। जिस मकसद के लिए आपने बोलिए, सपोजली आपने रीडिंग रूम फैसिलिटीज के लिए आपने उनसे रीडिंग रूम चार्जेस लिए हैं 1 महीने के लिए। अब वो 1 महीने के लिए परफॉर्मेंस दे दी, आपका जो है वो ड्यू हो गया। या इंटरनेट फैसिलिटी आपने यूज करने के लिए उनसे चार्जेस लिए हैं, या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज करने के लिए चार्जेस लिए हैं, तो वो परफॉर्मेंस है आपकी। आप जैसे अभी आपने देखा कि जी अगर आप 36 मंथ्स के लिए आपने उनसे फ़ी ली है, तो आपकी इस साल से रिलेटेड परफॉर्मेंस जो है वो 12 मंथ्स की है, वो आपकी इनकम में जाएगी, बाकी इनकम में नहीं जाएगी। वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आप, उसे अनअर्न्ड के तौर पर डिफर कर देंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी में ले जाएंगे। ये वो अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, कोई डोनेशंस वगैरह आपको मिली हैं जिसको कि एनपीओ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसको आप फलाने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। Restriction, unrestricted contribution to NPO do not normally arise from the sales of goods or the rendering of services, and consequently performance achievement is generally not relevant to the recognition of unrestricted contribution, are generally recognized when received or receivable. डोनेशन जैसे मिलेगी आप बना लो, क्योंकि उसके बदले में आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी। ठीक है, वो तो इंटरनेट सर्विसेज का तो इंटरनेट सर्विस एक परफॉर्मेंस देनी थी ना आपने नेट कैफे बनाया हुआ है,
तो जो नेट यूज़ करेगा वो, आपने कहा कि जी कोई हमारे यहाँ पर आके लैपटॉप यूज़ करेंगे, पर आर उसके यूज़ करने के आपने एक चार्जेस रख दिए 100 रुपीज़ पर आवर्स उसने यूज़ किया, उतने आपने उसको जो है वो चार्ज कर दिया। ओके, लाइकवाइज रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, आपको अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिलती है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि जिसको फलाने मकसद के लिए ही इस्तेमाल करना है, वो फिर उसके मकसद के जब तक इस्तेमाल, वो मकसद नहीं जब तक उसका पूरा होगा उस वक्त तक वो आपकी इनकम नहीं बनेगी। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन, वो नेचर जो है, जैसे आप डोनेशन के बारे में ले लें, आपको डोनेशन कंप्यूटर्स के लिए दी हुई है या बिजली के बिल के लिए आपको डोनेशन दी है, किसी डोनेशन को आपने जो है वो रिसीव किया, बिजली के बिल अदा करने हैं, इससे आपने बिजली के अलावा और कोई काम नहीं आपने करना। कोई कहता है जी इससे आपने पानी पिलाना है, जो भी आपके इधर हैं उनको अपने पानी पिलाना है, अब वो डोनेशन सिर्फ पानी के लिए इस्तेमाल होगी या बिजली के लिए इस्तेमाल होगी, तो बिजली का बिल जितना आएगा वो आप उसमें से लेकर एक्सपेंस आउट कर देंगे, उतनी अमाउंट ऑफ डोनेशन को आप अपनी इनकम में शामिल कर देंगे, बाकी डिफर्ड आपकी पड़ी रहेगी लायबिलिटी के अंदर। फॉलोड? गेम, आपकी कोई ओल्ड फर्नीचर बेच दिया आपने, उसका पड़ा हुआ था, ओल्ड इक्विपमेंट्स को, जैसे आपके पड़े होते हैं, आप देखते हैं कि ओल्ड कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, एसेट पड़ा हुआ, उसको आपने बेच दिया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, अगर तो आपका रियलाइज होगा जैसे ले लेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर generally recognized when an expenditure or previously recognized asset does not have future economic, यानी कि जब उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपायर होते हैं, उसके एक्सपेंस होता है, जो तरीक़ेकार है। मेजरमेंट, इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलता है? जब अगर हम हमें वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर आपको कुछ नुकसान होता है, इंश्योरेंस आपको मिलेगी, तो उसको आप रिकॉर्ड किस पर करेंगे, लाइक WDV पे, कॉस्ट पे? नहीं बेटे, बात यह है कि आपने जो क्लेम जितनी अमाउंट का था उतनी अमाउंट का आपको मिलेगा ना। अब एसेट आपका सपोजली आग लगने से चल गया, एसेट की WDV पे था, नेटबुक वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, और इंश्योरेंस क्लेम आपका 60,000 का सिर्फ बनता है, जो आपने प्रीमियम्स दी हुई थी, जिस तरह की आपने इंश्योरेंस ली हुई थी वो 60,000। क्लेम कभी WDV पे बेस्ड नहीं होगा, या क्लेम की पहले से आपको एक अमाउंट डिटरमिन करना होती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि अगर लॉस हुआ तो आप हमें किस तरह से पे करेंगे, तो वो जो अमाउंट बनेगी दैट अमाउंट वुड बी योर क्लेम। वो WDV कभी आपको जरूरी नहीं है कि वो क्लेम, हाँ अगर उन्होंने कहा होगा कि जितनी WDV होगी सारी की सारी हम आपको जो है वो क्लेम में दे देंगे, तब ठीक है। ठीक है जी। Financial statement of NPO are prepared primarily using the historical cost basis. आपने मेजरमेंट बेसिस दो बुनियादी तौर पर पढ़ रखी हैं फ्रेमवर्क में, एक करंट वैल्यू और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, जो फ्रेमवर्क में अगर नहीं पढ़ी हुई तो बता रहा हूँ, ISB फ्रेमवर्क में मेजरमेंट बेसिस दो हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा करंट वैल्यू। करंट वैल्यू के अंडर 3 बेसिस आती हैं, एक फेयर वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक करंट कॉस्ट। ठीक है, वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और करंट कॉस्ट, ये ISB फ्रेमवर्क ने मेजरमेंट बेसिस बताई हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप इसको मेजर करते हैं, वेयर बाय ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंस में एट द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड और रिसीव्ड और द फेयर वैल्यू ascribed to them when they took place, means at the time of transaction. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। कैपिटल मेंटेनेंस का भी आपने पढ़ा, कैपिटल फाइनेंशियल एंड फिजिकल
कैपिटल मेंटेनेंस आईएसपी फ्रेमवर्क में लास्ट पॉइंट था, भूल गया हूँ। ओपनिंग कैपिटल को मेंटेन जी हाँ, ओपनिंग कैपिटल का मेंटेन रखना है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, तो आपकी फाइनेंशियल टर्म्स है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी कौन सी हैं जी? 4 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। एक बिजनेस एंटिटी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब ये सवाल वो पूछ सकता है 2 नंबर का कि जनाब बताइए, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, इसके 4 स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 नहीं बोलेगा, बस कहेगा बताएं कितने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर, अच्छा नाम जो भी इधर नाम इसका जो भी रख लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी बेटे? बिजनेस एंटिटी के 5 है। आप जैसे IAS 1 भी कहता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, कोई बात नहीं, नाम लो। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ये कुछ चीज लाइन आइटम्स के तौर पे ये IAS 1 कहता है। इसी तरह पे ये कह रहा है कि आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जिनमें कि आपकी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम एक्सपेंडिचर है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स है। अब ये नेट एसेट्स क्या हैं? ओनर्स इक्विटी जैसे आप लेते हैं ना, ओनर्स इक्विटी क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, वो नेट एसेट्स कह रहा है। ओनर्स इक्विटी कह नहीं सकते क्योंकि ओनर्स ही नहीं है इसके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, कैपिटल फंड होता है इसका। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, इसमें नोट नहीं है, आपको डिस्क्लोजर्स की उस तरह से जरूरत नहीं है। अब आगे बात आ जाती फंड अकाउंटिंग की। आपको मालूम है कि फंड्स मिलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और उन फंड्स की वो यूटिलाइजेशन करते हैं। उन फंड्स में बुनियादी तौर पे वो कहता है कि एंडोमेंट फंड है, रेस्ट्रिक्टेड फंड है और जनरल फंड है, अनरेस्ट्रिक्टेड जो होते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं, मैं खैर वो आगे जाके बात करेगा। हल्का हल्का इसके बारे में समझ लीजिए। एंडोमेंट फंड, आपको मैंने फंड दिया, सपोजली 1 लाख रुपया आपको दिया कि जी 1 लाख रुपया ये फंड है आपका, ये फंड एंडोमेंट फंड के तौर पे आपने यूज करना है। अब वो 1 लाख रुपया इन कैश आप कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको प्रॉफिट्स आएंगे उस प्रॉफिट्स को करेंगे अपने बिजनेस के लिए। 1 लाख रुपए का एंडोमेंट फंड पड़ा रहेगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड फंड ये है कि मैंने आपको फंड दिया कि ये आपने कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो उस 1 लाख रुपए के कंप्यूटर्स खरीदेंगे आप, वो रेस्ट्रिक्टेड फंड है। ये फर्क है आपका एंडोमेंट फंड और रेस्ट्रिक्टेड फंड में। एंडोमेंट, आपको एंडो किया गया है कि 1 लाख रुपया रखें, काम करें और इस 1 लाख रुपए को यूज नहीं, आप 1 लाख रुपए कम नहीं होना चाहिए, हाँ इसको आपके इन्वेस्ट करें, वहां से आपको जो प्रॉफिट्स आएंगे उससे आप अपने बिजनेस को जो है वो सपोर्ट दें। और फिर एंडोमेंट फंड के लिए आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स में से भी निकाल के उसमें ट्रांसफर करते हैं, जैसे आप रिजर्व्स क्रिएट करते हैं ना, तो क्लब का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस आ रहा है उस सरप्लस में से आप कहते हैं कि 20% हम निकाल के एंडोमेंट फंड में ट्रांसफर कर दें, कर, लेकिन एंडोमेंट फंड में से खर्च नहीं कर सकते। एंडोमेंट फंड को आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं या किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से आपको जो रिटर्न्स आते हैं उन रिटर्न्स को आप इनकम के तौर पे यूज करते हैं। ठीक बात? रेस्ट्रिक्ट नहीं, एंडोमेंट फंड वापस नहीं होता जी, ये लोन नहीं है, फंड है। इसको पढ़ लेते हैं, इसकी कोई बारीक बात अगर है तो। An endowment fund is a self-balancing set of which report the accumulation of endowment contributions, only endowment contributions and investment income subject to restrictions stipulating that it be
added to the principal amount of the endowment fund would be reported as revenue of the endowment fund. Allocation of resources to the endowment fund that result from the imposition of internal restrictions are recorded as internal fund transfer. Internal fund transfer आपकी हो सकती है। ये क्या रिटर्न लाइफ कितनी होती है के बाद से? इसकी रिटर्न लाइफ नहीं है, एंडोमेंट फंड की रिटर्न नहीं है। आप एंडोमेंट फंड लेते हैं, इसमें से आप यूटिलाइज करते हैं, उसकी जो आपको रिटर्न्स आते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फंड, हाँ जी, आईकैप भी एंडोमेंट, हाँ जी उसने भी एंडोमेंट फंड मेंटेन किया होगा। मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को जब उनकी उस नीड को फुलफिल करने के लिए उस फंड में से जो उनके प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं आईका फिर उनको मीट करता है। ठीक है, एक खास मकसद के लिए ये फंड यूज होता है। रेस्ट्रिक्टेड फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट दैट accounts the elements of which are restricted or related to the use of restricted resources only. Only restricted contributions other than endowment contributions and other externally restricted revenues would be reported as revenue fund. ये क्या कह रहे हैं, कितनी देर तक मिलते रहते हैं? मेरे ख्याल से समझ आ गई आपको बेटा। अच्छा, allocation of resources that result from the imposition of, अच्छा अब उसके बाद ये रेस्ट्रिक्टेड में इम्पोजिशन आपको इम्पोज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन। मतलब इंटरनली भी आप कर सकते हैं ना, आपके सरप्लस बहुत ज़्यादा है, आप उसमें से 50% सरप्लस साइड पे कर देते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इसके कंप्यूटर्स ही खरीदने हैं हमने, या इसकी अलमारियाँ ही बनानी है हमने, या इसकी पिच, इसका आपने बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, या इसकी टेबल टेनिस टेबल खरीदनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। इंटरनली रेस्ट्रिक्ट, या आपको एक्सटर्नल किसी ने फंड दिया कि आपने इसका ये काम करना। तो जनरल फंड क्या होता है? जो जैसे जनरल रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है, अपने रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं, जो सरप्लस है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा खुद से बेटा, ठीक है। बताना है कि कौन सा एंडोमेंट फंड है, कौन सा जनरल फंड है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड फंड है। अब देखें ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे करके 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का जितना भी सवाल होगा कर लेंगे। नहीं पढ़ा होगा तो आप कहेंगे ओए एक ही हो गया, यही तो छोड़ा था, हैं? यही तो छोड़ा था, आ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चॉइस पे कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है, स्टूडेंट जो माशाल्लाह पास हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, वो आकर फिर ओ यार ये चैप्टर तो ऐसे ही था, मैंने छोड़ दिया था, मैंने छोड़ दे यार, प्लीज ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। जो स्टूडेंट ऐसा कहे ओ यार ये तो छोड़ दिया था यार, एम खाम खा ये टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको बुलाओ, उसको अच्छी सी चाय पिलाओ और केक रस डबो डबो के उसकी को, आप मेरे सीनियर है, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, और उससे पूछेंगे भाई चीनी कम तो नहीं है, चीनी और डाल दो, ठीक है, चीनी शीनी डाल के उसकी खूब सेवा करके, सर मैं आई विल ऑलवेज बी लाइक ग्रेटफुल टू यू, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, मेरे लाइक कोई सेवा हो तो कभी ज़रूर बताइएगा, एट योर सर्विस सर, आपके सीनियर हैं, बस प्यार मोहब्बत के साथ को गए वो शाबाश, थैंक यू, मैंने पढ़न दो, ठीक है, एहतराम करना है, आपके सीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपसे पहले वो बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन पढ़ाई मेरे बच्चे, नो चॉइस एट ऑल, नो चॉइस एट ऑल एंड नो रट्टा एट ऑल, प्लीज। मतलब मुझे पता चले कि मेरी ये ब्रीड जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो कि वाओ सर, क्लाइंट्स हमें इतनी इज्जत देते हैं, वो बॉस है जो सीईओ है वो कहता है यार क्या पॉलिश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यार, हाथों हाथ लेंगे आपको, ऐसे करके आप इस हमारी जो ये प्रोफेशन है ना, इसमें कोई एनुअल इंक्रीमेंट वाला चक्कर नहीं है आप लोगों के लिए। आपकी परफॉर्मेंस देख ली अगली महीने जनाब, ये बोनस दें जनाब, गाड़ी आपने छोटी क्यों दी हुई है, नहीं आप कम से कम 2D तो दे, मैं सीवी क्या तो 2 से ऊपर जाए यार,
हाँ हैं, हाँ रेंज रोवर तो दे यार, आप कमाल करते हैं आपके इतने। तो ये किसको, ये रट्टे वाले को नहीं मिलनी रट्टे वाले को नहीं मिलनी, ये उसको मिलनी है जो फोकस्ड और पता है एंटिटी को। यार ये तो बैठे बैठे बोर्ड के अंदर ऐसी बात निकाल के बता देता है, बोर्ड तो हैरान रह जाता है कि यार अच्छा ये भी पहलू था, हमने तो सोचा ही नहीं था। और वो आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे ना कि सर ऐसे कर सकते हैं, क्यों ना कर लें। फाइनेंशियल्स मैटर है, फाइनेंशियल्स को आप क्यों ना सही तरीके से मैनेज करें। वाओ हैं, तो प्लीज, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इस तरफ से मना कर रहा होता हूँ। आपके साथ हैं, मेहनत भी है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब वो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अबव सर्कमस्टांसेस। अब ये भी आपने पीछे जो पढ़ा है उसकी बेस पर आप बता सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है या अनरेस्ट्रिक्टेड है या एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है। सिंपल रीड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल कैलकुलेशन, जैसे एक्रूवल्स के अंदर आपको देखना पड़ता है आगे के पीछे के महीने और ये वो सारे वो चीजें नहीं, सीधा आपने एक रीड लिया और आप उसके बाद करें। रेवेन्यू रिकग्निशन, कंट्रीब्यूशन, रिकग्निशन, प्लेज, बेक्वेस्ट। अच्छा ये क्या है, रेवेन्यू के हवाले से कहता है कि अ कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एसेट व्हेन इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब आपने उसको रिसीवेबल है ना, उसको एसेट आपने कब बनाना है। एक बंदा कहता है कि जी पैसे मैंने आपको देने हैं, एक मेंबरशिप है, एक सब्सक्रिप्शन है, उसने जब कह दिया ड्यू हुआ तो तभी आप कहेंगे ना। वैसे गुजर सकते, मेरा दिल चाह रहा है जी मैं भी इसका मेंबर बन जाऊँ, रिसीवेबल रखो, ऐसे तो नहीं होगा ना उसको, ठीक है। तो कहता है प्लेज, अ प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर एसेट टू एन एनपीओ। आपके एक अंकल हैं, उन्होंने आपसे प्लेज किया कि बेटे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हैं, हेल्थ क्लब बना रहे हैं, तो आपकी जो ये कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट, इसके लिए मैं प्लेज करता हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा। सिमिलरली टू एनी अदर कंट्रीब्यूशन एंड अनएलोकेटेड प्लेज वुड ओनली बी रिकग्नाइज्ड इफ इट मीट्स द अबव रिकग्निशन क्राइटेरिया। ये वाले अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन बी रीजनेबली एस्टिमेट। अंकल ने जो कहा है कि जी मैं इसका 1 लाख रुपया दूंगा, या उन्होंने कहा है कि अच्छा ये बता दो कि इस साइज का, इस मटेरियल का आप बनाते हो कोट तो कितने का बनता है, आप रीजनेबल एस्टिमेट कर सकते हो। अनलिमिटेड कलेक्शन इज रीजनेबली एश्योर्ड, सॉरी अल्टीमेट, आई एम सॉरी, अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली एश्योर्ड। आपको पता है कि अंकल दे देंगे पैसे, कोई ऐसा नहीं है कि जी अंकल पैसे ही नहीं देंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। एस्टिमेट भी हो सकते हैं और कलेक्शन भी हो सकती है। तो इफ इट मीट्स द अबव, मैंने अंकल की एग्जांपल इसलिए देख जल्दी आपको पकड़ी जाए, अदरवाइज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्लेज कर देती हैं, ठीक। हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के साथ एक टेक्सटाइल मिल ने प्लेज कर दिया कि आपका ऑपरेशन थिएटर हम बनवा के देते हैं, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल एक एनपीओ है, रजिस्टर्ड एनपीओ है, ठीक है, नहीं इसकी अकाउंटिंग करनी है, वो डॉक्यूमेंट हुई हुई है प्लेज। आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, कैसे इक्विपमेंट्स होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और आपको पता है कि वो टेक्सटाइल कंपनी जो है, मिल जो है, उसने हमें जो कहा अल्टीमेटली इट वुड बी रिसीव्ड। तो कहता है इफ इट मीट्स द अबव टू क्राइटेरिया देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एनपीओ विल कंप्लाई विद द कंडीशन। एनपीओ जो आप हॉस्पिटल है वो ऑपरेशन थिएटर वाकई बनाएगा, उसकी कंडीशंस जो हैं इफ एनी अटैच टू द कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन से जो अटैच है वो कंट्रीब्यूशन है ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंटिजेंट इवन आउटसाइड एनपीओ's कंट्रोल। वो ये नहीं है कि जी अगर वो डॉक्टर अमेरिका से आया तो फिर उसके लिए इस तरह का मैं ऑपरेशन थिएटर आपको बनवा के दूंगा, अदरवाइज कहता नहीं बोले हुई डॉक्टर अमरीकी छड़ देनी उन्होंने, मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो कंटिजेंसी हो गई ना। Bequests are often subject to considerable uncertainty surrounding both the time receipt and the amount that will actually be received. क्या होती है bequest? नहीं bequest बस आपको तड़का जो मिलना है, वो कोई मरेगा तो मिलेगा ना
ठीक है, जस्ट इसको जरूरी नहीं है कि मरने पर ही है। अब ये वसीयत को सामने रख के अब इन अल्फाज को सुनो। Bequests are often subject to considerable uncertainty surrounding both the timing of the receipt and the, आपको नहीं पता कब वो होना है, and the amount that received, और उसकी अमाउंट भी। In many cases the recognition criteria will not be satisfied and the bequest will not be recognized until it is received। ठीक है ना, मरेगा तो रिसीव होएगी, ठीक है। या आपको उसने कहा है कि जी अगर ये मामलात ऐसे हो गए तो मैं आपको दूंगा उस कंडीशन पे बेस करके, तो अब जब कैश रिसीव होगा तभी आप उसको इनकम में लेकर जाएंगे, अदरवाइज आप उसकी रिसीवेबल नहीं बनाएंगे। सर जब लॉस होगा, अगर हमारा लॉस होता है वो कहते हैं अगर आप इतना लॉस हो तो हम आपको कंट्रीब्यूट। हाँ, तो ये भी तो हो गया ना, उसकी कंपेंसेशन आप लॉस के होने के बाद की है ना। और अगर वो हमने मतलब जो ऐसे जिसका हमारा लॉस होगा वो आज से 3 साल पहले नहीं होगा और आज हम उसको कॉस्ट पे लेके रिपेयर कर देते हैं उस लॉस को, लाइक हमने जो एसेट लिया हुआ था आज से 3 साल पहले और वो हमें कहते हैं कि अगर इसमें लॉस होगा तो हम आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। लॉस किस चीज का होगा? उसका डैमेज लेंगे, उसका मतलब एक्सीडेंटल लॉस, एक्सीडेंटल लॉस, ठीक है। तो उसके बाद जब अब हमारा उसमें लॉस हुआ है, आप असल में पूछना ही चाह रहा, आपका पिछला सवाल और ये सवाल एक ही तरह के हैं। वो इंश्योरेंस क्लेम वाला था और ये आप समझ रहे हैं कि कोई आपके लॉस को फुलफिल करेगा। बात वही है बेटे, डिपेंड करता है आपका उससे एग्रीमेंट क्या हुआ है। उसने अगर कहा हुआ है कि ग्रॉस अमाउंट जो आपकी एसेट नया खरीदने के बराबर की है वो मैं आपको दूंगा, तो आप ना जो नया आज की फेयर वैल्यू कहता है कि मैं आपको दूंगा वो लेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहता है वो लेंगे। अगर कहता है कि जिसकी नेटबुक वैल्यू जो होगी वो दूंगा तो वो लेंगे। डिटरमिन करके आपको बताएंगे कि इसकी नए की कीमत होगी, लेकिन जितने साल ये यूज हो चुके उतनी डेप्रिसिएशंस माइनस करने के बाद होगा, तो डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उसकी। तो ये बेटा डिपेंड करता है कि उस जिसने एश्योर किया है कि जी आपको कंपेंसेट करूंगा, उसके साथ फर्दर क्या नेगोशिएशन हुई हुई अमाउंट की, क्योंकि कभी ओपन एंडेड नहीं होती कि जी आपको कंपेंसेट कर देंगे जी, ऐसा नहीं होता। उनकी कोई पॉलिसी पहले से मौजूद है कि वो किस तरह से कंपेंसेट करते हैं, या आपने उनके साथ एग्रीमेंट जो है वो किया वही प्लेज में आ जाएगी। लेकिन आप अगेन देखेंगे ना कि अमाउंट क्या आपने उसके साथ, अब उसमें देखो ना उसने कहा हुआ ना कि रीजनेबली एस्टिमेट हो सकती हो, ये प्लेज है जिसमें रीजनेबली एस्टिमेट हो सकती है अमाउंट, और फिर आपको कि अल्टीमेटली रिसीव होएगा। अच्छा जी, मेंबरशिप फी वगैरह की न्यूमेरिकल्स आप करना जानते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम करना जानते हैं, गवर्नमेंट मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो क्या। अच्छा, डिफरल मेथड, अच्छा ये वो है जो नॉर्मली आप करते हैं। व्हेन एन एनपीओ यूजेस फंड अकाउंटिंग, वो सिर्फ फंड्स बनाती है, उस फंड की यूटिलाइजेशन। अदरवाइज आप डिफरल मेथड ही यूज कर रहे होते हैं। आप हर फंड के अलग अलग कॉलम बना के तो नहीं उसकी इनकम स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना। आप क्या कर रहे होते हैं, एन एनपीओ यूजेस fund accounting in their financial statements without following the restricted fund method. Contributions would be accounted for using the deferral method. The contributions and related incomes are recognized as follows. Endowment recognized as direct increase in net asset. आप उसको क्या करते हैं, नेट एसेट्स में शो कर लेते हैं। नेट एसेट्स क्या है, बार बार ये चीज इसलिए कहता हूं कि स्टूडेंट लफ्ज नेट एसेट से कंफ्यूज होता है, पता नहीं एसेट साइड पे पहुंचे हुए हम। जैसे नेट एसेट आए आप फौरी तौर पे क्लेम साइड पर आ जाएं और ओनर्स इक्विटी को ज़हन में ले आए, और फिर एनपीओ में आए कि अच्छा इसमें ओनर्स इक्विटी नहीं होगी, इसमें तो फंड होगा। तो आप क्या करते हैं, अगर एंडोमेंट फंड मिला है तो उसको आप फौरन शामिल कर दें आप अपनी उसके अंदर डेफरल मेथड में। रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन द करंट पीरियड एंड द रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू तो नहीं होगी ना। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस और रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन करंट पीरियड, ठीक है। जिस पीरियड के लिए था ना, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द करंट, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड है ना। आपको फंड दिया था मैंने कि 2023 के अंदर जो एक्सपेंस है उसके लिए मैं फंड दे रहा हूं, तो आप इंतजार ये 2023 आ
आ जाए या 2023 आ जाए। अब जब 2023 आएगा ठक करके इनकम में आप उसको जो है वो शो कर देंगे, उतनी देर तक लायबिलिटी में रहेगा, ठीक है, फंड में रहेगा। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर पीरियड, अब जब तक फ्यूचर पीरियड, ये 2023 वाली बात, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एसेट, आपको मैंने कहा है कि जी मैं एयर कंडीशनिंग प्लांट के लिए आपको जो है 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, अब वो एयर कंडीशनिंग प्लांट के लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे और अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग आप कर रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन इनकम वगैरह ये आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं लगेगी। मैं वो बातें उठा रहा हूँ जो बातें आपको मुश्किल लगेंगी। ये कलेक्शन, कैपिटलाइजेशन, एसेट्स आपके जो हैं, कुछ देखो आप कलेक्शंस जो करते हैं ना, कुछ पोर्शन आप कैपिटलाइज करते हैं। कलेक्शंस को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या, फंड में ले जाते हैं। यहां पर भी एक बात याद रखेंगे, लफ्ज कैपिटलाइजेशन से आप समझते हैं बनाने को, कैपिटलाइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप इसको ले लेते हैं ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एसेट बनाना है। आप कलेक्शंस को कैपिटलाइज जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फंड बना रहे हैं। तो ये वाली बात आप पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और कलेक्शंस की एक और बात भी थी, हाँ एक और बात भी कलेक्शंस के अंदर आपको बतानी है। इसमें एक बड़ा उर्दू से लफ्ज नवादरात चीजें, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग या आपकी कोई इस तरह की जो नहीं होती स्कल्पचर्स, या आपकी एक और क्या, एंटीक्स, ठीक है, एंटीक्स की कलेक्शंस, ओल्ड कॉइन्स, उसकी ये वो कलेक्शन है असल में, ठीक है, आप उसको कलेक्ट करते हैं। तो कहते हैं उन कलेक्शन, ये देखो ना, all the items meeting the definition of collection exhibit the characteristics of assets, they are excluded from the definition of property, plant and equipment and intangible assets। कहता है एसेट है लेकिन इसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट नहीं करना, उसके अलावा आपने लिखना है, लेना एसेट में ही है, सही। Collections are made up of items that are often rare and unique, ठीक है। They have culture and historical significance. All the collections are usually held by museums and galleries. Other NPOs may also have items that meet the definition of collection. For example, NPO's library may include rare books, research के books, ठीक है, which might be considered to be a collection. The regular library material, however, would be usually meeting the definition. तो collection जो है आपके assets में जाएंगे। NPO holding collections act as custodian public interest. They undertake to protect and preserve the collection for public exhibition, blah blah blah, उसकी exhibition लगाएं या उसको education के लिए आप रखें, research के लिए रखें, जो भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लें जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ये स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। अब आपके नेट एसेट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, वही फंड। अब नेट एसेट अगेन दिमाग में ये ना लेकर आओ कि पता नहीं लैंड की बात कर रहा है। फंड सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, डेजिग्नेटेड फंड, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, टोटल फंड्स, ठीक है। तो आपके वो एसेट्स में आपने उसको डिवाइड कर देना कौन कौन से फंड्स हैं, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इसको जो है वो दोबारा से बता दिया, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, एनपीओ से फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, उसमें डिवीजन हो गई। ये फंड्स आ गए जनाब, जो बिजनेस में ओनर्स इक्विटी होती है, यहाँ पर फंड्स हैं। कौन कौन से फंड? रेस्ट्रिक्टेड फॉर एंडोमेंट, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स और अनरेस्ट्रिक्टेड जनरल फंड, ठीक है। जो
ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट, ये तो आपका इस तरीके से हो गया ना। तो अब मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट में आप क्या लेके जा रहे हैं, आपके पास छुट्टी 5:30 बजे होगी। जी अभी मैं छुट्टी कर देता हूँ आप लोगों की। स्पीकर, अच्छा इनकम स्टेटमेंट को भी इसी तरीके से आप करें तो ये देख लें, इसमें गो थ्रू कर लीजिएगा बेटे, इसको जस्ट यही है। बस आप लोगों ने एक बात ये ज़हन में रखनी, जो इसका पहले वाली फाइल है ना, उसमें से मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों की जो है वो कोई ना कोई वो ऐसी 5-7 नंबर का सवाल पूछ लेगा, या इधर से आपको फंड के बारे में पूछ लेगा कि एंडोमेंट फंड को किस तरीके से आपने कॉन्फर करना है, ब्ला ब्ला। होमवर्क मैंने इसमें आपको एग्जांपल नंबर 22, 23, 24 पेज नंबर 519, 512, 516 पर दे रहा हूँ। 2 घंटे की रीड है और 2 घंटे की इसकी जो है वो। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी बेटे जान, कल वुड बी ऑफ। So thank you very much. If you have any questions, please do let me know. You may send your questions on WhatsApp group. Okay. And thank you. God bless you.